आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ज़िले आदिलाबाद की खुसूसी अदालत ने समता अस्मत रेजी और कत्ल वाक़े में आज ख़तई फैसला सुना दिया है। अदालत ने 3 मुजरिमों को फांसी की सज़ा सुनाई है। मुजरिमों ने अदालत से खुद को अपने ख़ानदान का कफ़ील बताते हुए सज़ा में माफ़ी की दरख्वास्त की। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना के ज़िले कोमरम भीम आसिफाबाद में 24 नवंबर 2019 को शेख बाबा शहाबुद्दीन और शेख मखदूम ने समता का रेप करने के बाद उसका कत्ल कर दिया था। इस मुकदमे की समाअत के लिए खुसूसी अदालत कायम की गई थी। 14 नवंबर को पुलिस ने चार्जशीट फाइल की थी। 23 दिसंबर की 23 से 31 तक गवाहों के बयानात कलमबंद किए गए। अदालत ने मुकदमे की तेज तर समाअत करते हुए मुलजिमों पर फ़र्द जुर्म आयद किया और आज मुजरिमों को सज़ाए मौत सुना दी गई। सिर्फ 45 दिन के अंदर मुजरिमों को सज़ा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क को दहला देने वाले निर्भया केस के एक दीगर मुजरिम अक्षय कुमार की क्यूरेटिव पिटीशन जुमेरात को खारिज कर दी। जस्टिस NV रमन, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस R भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की आईनी बेंच ने अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी। बेंच ने फांसी की सज़ा पर पाबंदी आयद करने से इनकार कर दिया और ये कहते हुए क्यूरेटिव अर्जी खारिज कर दी कि इस अर्जी में कोई नई बुनियाद नहीं है। अक्षय ने अर्जी मंगल की देर शाम दायर की थी। वकील AP सिंह ने अक्षय की जानिब से अर्जी दायर की थी। हालांकि अक्षय के पास अभी सदर के पास रहीम की अर्जी दायर करने का आईनी हक मौजूद है। इस मामले में अभी चौथे मुजरिम पवन की जानिब से क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं की गई। शिकायत कुनिंदा लड़की की अस्मत दरी पर सब इंस्पेक्टर पुलिस और उसका साथ देने वाले कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर में पेश आया। साउथ कोस्टल जोन गुंटूर रेंज IG P वंचित बरीजल ने और औरदलापेट के सब इंस्पेक्टर G बालाकृष्ण और कांस्टेबल CH रामू को इस सिलसिले में मुअत्तल कर दिया है। ये मुअत्तली इब्तिदाई जांच रिपोर्ट के बाद की गई है। एक नौजवान लड़की जो अरोंदलपेट पुलिस स्टेशन अपने बॉयफ्रेंड डेविड के खिलाफ मोहब्बत के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत के लिए पहुंची। ताहम सब इंस्पेक्टर बालाकृष्णा ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के बजाय लड़की से ख्वाहिश की कि वो इस मामले की जांच के सिलसिले में उसके घर आए। जब लड़की उसके घर पहुंची तो उसने लड़की की अस्मत दरी की। बताया जाता है कि कांस्टेबल जो इसी पुलिस स्टेशन में काम करता है उसने मुतासिरा की मां को तलब किया। मुतासिरा की मां शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची थी। मुतासिरा ने इस बात की शिकायत SP से की और मुतालबा किया कि SI और कांस्टेबल को गिरफ्तार किया जाए। हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के शुबे में एक शख्स को शरीक किया गया है, जबकि पहले से हॉस्पिटल में शरीक उन 3 मरीजों को आज डिस्चार्ज कर दिया गया जिन्हें कोरोना वायरस से मुतासिर होने के शुबे में हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। चीन में कोरोना वायरस से कई अफराद की मौत हो चुकी है। इस दौरान चीन के दौरे से वापस होने वाले एक ख़ानदान को इस वायरस से मुतासिर होने के शुबे में फीवर हॉस्पिटल में शरीक किया गया था और उनके खून के नमूनों को जांच के लिए पुणे के लैब भिजवाया गया था। वहां से रिपोर्ट नेगेटिव आई और इस बात का पता चला कि ये तीनों अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं हैं, जिसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी दौरान आज सुबह हैदराबाद के जीडीमेटला इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को फीवर हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जो गुज़िश्ता रात चीन से हैदराबाद पहुंचा था। इसके खून के नमूने हासिल करने के बाद टेस्ट के लिए रवाना किए गए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज होने की इत्तला के साथ ही वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने महकमे सेहत को मुतहरिक करते हुए कहा कि चीन से रियासत में कदम रखने वाले हर शख्स की तशखीस की जाए, उनका खुसूसी वार्ड में इलाज किया जाए और उसके लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं। कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद वहाँ से वापस होने वाले केरला के तालिब इल्म के तिब्बी मायने करवाए गए, जिसमें पता चला कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया और उसका इलाज किया जा रहा है। मरकज़ी वजारत सेहत ने हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के पहले केस की तौसीक की है। इस दौरान त्रिपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स के मलेशिया के हॉस्पिटल में कोरोना वायरस से फौत होने की इतलात मिली हैं, ताहम सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर और उससे मुतसिल इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 35 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिरा चीन के वुहान शहर में फंस गए हैं। ये अफराद पैनल
ओप्टो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड POPTL के 58 मुलाजमीन में शामिल थे, जो गुज़िश्ता साल अगस्त में हार्डवेयर ट्रेनिंग के लिए चीन के वुहान शहर गए थे। ये अफराद अब हुकूमत की मदद के मुंतज़िर हैं ताकि वो फौरी तौर पर वहाँ से निकल सके। POTPL ने गुज़िश्ता साल हुए कैंपस सिलेक्शन में 35 तलबा का इंतखाब किया था। ये इंतखाब कंपनी के तिरुपति में कायम होने वाली LCDTO स्क्रीन्स की तैयारी के यूनिट के हिस्से के तौर पर किया गया था। बाद अज़ां इन अफराद को चीन के वुहान शहर ले जाया गया। ये अफराद जारिया साल मार्च में हिंदुस्तान वापस होने वाले थे। जब चीन में इस मोजी वायरस के पहले मामले का पता चला तो कंपनी के अहदेदारों ने उनसे कहा कि तशवीश की कोई बात नहीं है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अदम तशद्दुद और सत्याग्रह जैसे नज़रियात के ज़रिए दुनिया को अमन का पैगाम देने वाले महात्मा गांधी की राह हमेशा के लिए काबिल तक़लीद है। वज़ीर आला ने महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें याद किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि गांधी जी के दिए गए सत्याग्रह के पैगाम के ज़रिए मुश्किल से मुश्किल हदफ का हुसूल और हर मसले का हल मुमकिन हो पाता है। रियासती गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और दीगर कायदीन ने भी आज बापू घाट पहुँचकर महात्मा गांधी को खिराज पेश किया। Another paldo. थोड़ा पीछे सर लक्ष्मण मिनिस्टर साहब मिनिस्टर साहब కొంచెం साहब थोड़ा पीछे आइए सर ठीक है सर కొంచెం सर बोलो नहीं होना नहीं तो टीआरएस के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात के बाद रियासत में कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो गया है। तेलंगाना भवन में बल्दियात और कॉरपोरेशन के नौमुंतखब चेयरमैन और मेयर्स के साथ मुनक़िदा एक इजलास से खिताब करते हुए तारका रामाराव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासत में जो भी इंतखाबात हुए हैं उन तमाम इंतखाबात में अवाम ने उसकी कारकर्दगी की बुनियाद TRS को कामयाबी दिलाई है। बल्दी इंतखाबात में रुकूमात की तकसीम के ज़रिए कामयाबी हासिल करने मुखालिफिन की तनकीदों पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BJP इंतखाबात में रुकूमात तकसीम करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए वोटर्स की तौहीन कर रही हैं। कारगुजार सदर TRS ने कहा कि अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स ने असम्बली इंतखाबात में शिकस्त पर EVM मशीनों को जिम्मेदार करार दिया था और बैलेट पेपर्स के जरिए इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया था और अब बल्दी इंतखाबात बैलेट पेपर के जरिए करवाए गए। KTR ने पूछा कि बल्दी और ज़िला परिषद इंतखाबात में शिकस्त की अपोजिशन के पास क्या वजह है। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस का काम ख़त्म हो गया है। उन्होंने उत्तम कुमार रेड्डी को मशवरा दिया कि वो सियासत से सुबुकदोश हो जाएं तो उनके लिए बेहतर होगा। కోర్టుకు పోయినారు, ఇక్కడ అన్యాయం జరిగింది, అక్కడ అన్యాయం జరిగింది,
డీలిమిటేషన్లో ఏదో జరిగింది, ఇక్కడేదో జరిగింది, అక్కడేదో జరిగింది అని చెప్పి 75-80 పిటిషన్లు వేసినారు మన మీద. ఎన్నికలు కావద్దు, ఎన్నికలు అయితే ప్రజలు ఇబ్బంది కొడతారు, మళ్ళీ ఒకసారి మా బండారం బయటపడుతుంది, మా పరువు అంతా పోతుంది, ఉన్న కాస్త పరువు పోతుంది అని చెప్పి ఎన్నో రకాల ప్రయత్నాలు కోర్టులో చేసినారు. కానీ ఆ కోర్టులో ప్రభుత్వ పరంగా పూర్తి స్థాయిలో ఆ కోర్టుకు కావాల్సిన అన్ని సమాచారం ఇచ్చి స్పష్టత ఇచ్చి ఎక్కడ తప్పు జరగలేదు అని కోర్టు నిర్ధారించుకున్న తర్వాత ఖరారు చేసిన తర్వాతనే పచ్చ జెండా ఊపితే వెంటనే ఎన్నికలకు పోయినాం. దాని మీద కూడా రకరకాల విమర్శలు. ఏమంటారు అన్నాడు, మాకు టైం ఇవ్వలే. ఈ టైం ఇవ్వలే అన్నాడు కొత్తది కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అయితే. మీకు ఒకసారి బాగా యాదుకుండాలి. ఒకసారి అసెంబ్లీలో మేమందరం మాట్లాడుతున్నాం, ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు. మాట్లాడుకుంటా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన ఏంటంటే కేసీఆర్ గారికి తెలంగాణలో ఏ వాగు ఎక్కడ ఉందో, ఏ వంక ఎక్కడ ఉందో, ఏ డొంక ఎక్కడ ఉందో, ఏ నది ఎక్కడ ఉందో, ఏ చెరువు ఎక్కడుందో ఆయనకేమో మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. అట్లాంటిది ఆయన అశువుగా చెప్పుకుంటూ పోతున్నారు. ఈ వాగు ఇక్కడ, ఈ డొంక ఇక్కడ, కృష్ణా నుంచి నీళ్ళు ఇప్పిస్తాం, గోదావరి నుంచి అట్లిస్తాం అంటే మధ్యలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇట్లా చేయలేపుతుండే. ఓకే, చేయలేపుతుంటే ఆఖరికి పాపం స్పీకర్ గారు చూసిగా ఒక 5 నిమిషాలు అయినాక ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్పండి అన్నాడు. ఆయన మైక్ ఇచ్చిండు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు లేచినాక మేమందరం ఏమనుకున్నామంటే అధికారం సైడ్ ఇటు కూర్చున్న వాళ్ళం, అధికార పార్టీ సైడ్ ఇటు కూర్చున్న వాళ్ళం, ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళందరం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఏమైనా చెప్తారేమో, కొన్ని మంచి పాయింట్ చెప్తారేమో, లేకపోతే ఏమైనా విమర్శ చేస్తారేమో, ఏం చెప్తారో మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు కదా సమానం చెప్తాను కానీ మేము చూస్తున్నాం. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు లేచి ఏమంటారు ఎరికేనా, ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రభుత్వం నీళ్ళ మీద మాట్లాడతారని మాకు తెలియదు, మేము ప్రిపేర్ అయ్యి రాలే అంటే. మరి అసెంబ్లీకి ఇప్పుడు ఎట్లుంటుందంటే అసెంబ్లీకి ప్రిపేర్ అయ్యి రాలే అంటే పరీక్ష పోకుండా పిల్లగాడు వచ్చింది, అది కూడా వచ్చిందా, పరీక్షకు పోకుండా పిల్లగాడు పరీక్షకు పేపర్ పార్టీ కోర్టుకు పోయినారు. ఇక్కడ అన్యాయం జరిగింది, అక్కడ అన్యాయం జరిగింది, డీలిమిటేషన్లో ఏదో జరిగింది, ఇక్కడేదో జరిగింది, అక్కడ. बल्दी इंतखाबात में धांधलियों की शिकायत करते हुए बीजेपी के एक वफद ने आज गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से राजभवन में मुलाकात की। बीजेपी कायदीन ने शिकायत की कि बल्दी इंतखाबात में क़वानीन और कायदों पर अमल नहीं किया गया ताकि टीआरएस पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। गवर्नर से मुलाकात के बाद बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఎమ్మెల్యేలను, ఎమ్మెల్సీలను, ఎంపీలను ఏ రకంగా మొత్తం నిబంధనలను తుంగలో తొక్కేసి కనీసం ఎక్స్ అఫీషియో మెంబర్సు 24 గంటల ముందు అంటే 25వ తేదీ రాత్రి వరకు ఏ మున్సిపాలిటీలో పేరు నమోదు చేసుకోవాలనే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఆ రకంగా కాకుండా మరుసటి రోజు ఎన్నిక రోజు కూడా మరి దానికి అనుగుణంగా రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్లు కూడా ఒత్తాసు పలకడం, మొత్తం రాజ్యాంగ విలువలన్నీ కూడా కాళ్ళ రాసి గెలిపే లక్ష్యంగా ఏ రకంగా గెలిచే అనేది ముఖ్యం కాదు, గెలవాలి అనే ఒక కుట్రపూరితమైన పన్నాగాలు పన్ని మరి ఇది అంత గెలుపు అవసరమా అని చెప్పి ప్రశ్నిస్తాను. చివరికి ఏదైతే తుక్కుగూడ మున్సిపాలిటీలో 15 వార్డులు ఉన్నటువంటి మున్సిపాలిటీలో 9 మంది సభ్యులు మాకు గెలిస్తే మా ఎక్స్ ఆఫీస్తో కలుపుకొని 10, ఇండిపెండెంట్ మాకు 11 ఉంటే 5 మంది సభ్యులు ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ కౌన్సిలర్స్ అంతకుముందు ఏ బడన్పేటలో 5 మంది ఎక్స్ ఆఫీషియల్గా నమోదు చేసుకున్నారో అక్కడ రాత్రికి రాత్రి కాంగ్రెస్ కౌన్సిలర్స్ను पार्टी फिराइंपजेसी। परसों नगर पालिका के चुनाव के बाद एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स वोटिंग करते हैं वो वोटिंग तेलंगाना में टीआरएस के जो एमएलसी हैं, जो एमपी से राज्यसभा के, उन सबको वोटिंग मिला था। तो तुक्कुगुड़ा म्यूनसिपलिटी में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी आई थी, 9 सीट बीजेपी जीती थी, 5 टीआरएस और 1 इंडिपेंडेंट। और इस 15 सीट में बीजेपी को जब मेजॉरिटी था तो टीआरएस के एमपी केशवराव साहब और दूसरे कुछ एमएलसी 5 लोग वहाँ पर डालकर एक इंडिपेंडेंट को खरीदकर वो 1 वोट से मेजॉरिटी के लिए ये केशवराव जी को वोट डाल के वो म्यूनसिपलिटी को अपने हाथ में लिया है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि केशवराव जी जो बाइफर्केशन के टाइम पे आंध्रा को अलॉट हुए थे वो तेलंगाना में वोट कैसे डाले,
इस तरह का तेलंगाना में वोट डालना ये गलत तरीका है और गलत तरीके से आज टीआरएस सरकार जो है सारे प्रदेश में नगर पालिका चुनाव जीते हैं और केशवराव जी के ऊपर हम एक्शन लेने के लिए गवर्नर से हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे और कल जो है हम हमारे देश के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं उनसे मिलेंगे और केशवराव जी के ऊपर एक्शन लेने के लिए कहेंगे। तेलंगाना पीसीसी सदर व रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी और मजलिस खुफिया तौर पर मुफाहमत करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों में तफरका पैदा करते हुए सियासी मफाद हासिल कर रहे हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल भैंसा फिर खवराना फसाद और वहाँ के नताइज हैं। गांधी भवन में महात्मा गांधी की बरसी तकरीब के मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी महात्मा गांधी से मोहब्बत रखने का दावा करते हुए गांधी संकल्प यात्रा निकालती है तो दूसरी तरफ गांधी के कातिल गॉडसे को हुब्बुल वतन करार देती है, जो सबसे बड़ा मजाक है। उन्होंने कहा कि गांधी जी को खिराज पेश करने का बीजेपी को कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और मजलिस के इस खुफिया साजबाज में टीआरएस भी शामिल है। ये तीनों जमातें अवाम को बेवकूफ़ बनाते हुए सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ में टीआरएस बीजेपी के साथ खुफिया मुफाहमत कर ली है और रियासत में मजलिस के साथ टीआरएस की दोस्ती है। पीसीसी सदर ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के हर फैसले की टीआरएस तायद करती आ रही है, चाहे वो सदर जमहूरिया का इंतखाब हो या नायब सदर और चेयरमैन राज्यसभा का। जीएसटी, 3 तलाक और आर्टिकल 370 जैसे तमाम बिल्स की टीआरएस ने तायद की है और रियासत में बीजेपी के खिलाफ बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं। इसी तरह बीजेपी भी टीआरएस हुकूमत की बदनवानियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जबकि रियासती हुकूमत की बदनवानियों की तमाम इतलात हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस हुकूमत इंतखाबात, दौलत और शराब के बल पर कामयाब हुई है और इस कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, जो जमहूरियत के लिए ख़तरनाक है। ऐसे हालात में दानिशवरों, जमहूरियत की बका के लिए काम करने वालों को शफाफ इंतखाबात के लिए इनेकाद के लिए हुकूमत के खिलाफ आगे आना चाहिए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में सरकारी मिशनरी का बेजा इस्तेमाल किया गया और इलेक्शन कमीशन से भी साजबाज कर लिया गया है। यही वजह है कि इलेक्शन कमिश्नर ने नेरुडा चल्ला बल्दिया के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी के लिए इंतखाबात से एक दिन कबल एक्स ऑफिशियो मेंबर के नाम को वोटर लिस्ट में शामिल किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी बरतने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के नज़रियात को कांग्रेस ने अपनाते हुए समाज के तमाम तबक़ात को मसावी तरक्की के मौक़े फराहम कर रही है। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने जद्दोजहद आज़ादी में गांधी जी की कुर्बानियों का तज़किरा किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक एमपी वी हनुमंतराव ने चंद बल्दियात में चेयरमैन बल्दिया के इंतखाब में कांग्रेस पार्टी की जानिब से बीजेपी काउंसलर्स की तायद हासिल करने पर अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि बीजेपी की तायद लेने से ये शुबा हो रहा है कि आया कांग्रेस पार्टी का नज़रिया बदल गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन बीजेपी से मुकाबला करने के बजाय उनसे मिल रहे हैं। बल्दी इंतखाबात में चंद मकामात में कामयाबी के लिए कांग्रेस लीडर्स का बीजेपी के साथ मिलना अफसोसनाक अमल है। हनुमंतराव ने कहा कि इस तरह के फैसलों से बीजेपी की पॉलिसियों और नज़रियात के खिलाफ हर वक्त जद्दोजहद करने वाले कांग्रेस कायदीन के हौसले पस्त हो जाएंगे और इस तरह के फैसलों से मुसलमान पार्टी से दूर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी नज़रियात से इनहराफ करने के मामले में उन्होंने साबिक चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी को नहीं बख्शा था। हनुमंतराव ने कहा कि वो इस मामले पर हाईकमान की तवज्जो दहानी करवाएंगे। जीता एक 5 टीआरसी तेलंगाना राष्ट्रीय कांग्रेस जीतते, मगर आप उसको चेयरमैन देते, ये क्या तरीका है भाई? कभी भी समझौता नहीं करे सिद्धांतों के ऊपर, हम सेकुलर है, सेकुलर रहेंगे, ये काम नहीं होना। एक सीट गई तो क्या होता? ये मैं बराबर दिल्ली में शिकायत करूंगा, नहीं तो दिन ब दिन क्या बोलेंगे, कल मुसलमान पूछेंगे क्या राव साहब आप छोड़ दिए क्या, सेकुलर छोड़ दिए क्या? अब भी बीजेपी मजहब के पार्टी में मिल गया बोले तो क्या हुआ, जवाब देंगे? महात्मा गांधी से पहले, उसके बाद नेहरू के पहले, नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी तक कभी भी हम समझौता नहीं करे बीजेपी से। हर जगह हम बीजेपी से लड़ते हुए आए, मगर आज बीजेपी से समझौता करें तो क्या मुंह बताएंगे? कल हम कोई भाषण देते रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ लोग हंसेंगे, क्या जी तुम बीजेपी से समझो, तो क्या जरूरत है? एक सीट जाता जान दो, इतने हार गए। अभी
असेंबली हार गए, लोकसभा 3 सीट आए, बाकी का क्या हुआ? अरे ये क्या सिस्टम हो रहा है यहाँ? बार बार बोल रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी मनमानी करे तो कब तक है? मैं बराबर वेणुगोपाल से शिकायत करूंगा। अगर हमारा पॉलिसी में कुछ है, सोनिया जी से पूछेंगे, सोनिया जी हमारा कोई सिस्टम में, हमारे आइडियोलॉजी में कोई चेंज आया क्या? चेंज आई तो बोलो, चेंज आई तो बोलो, हम भी सोचेंगे फिर। मगर इतने साल से कभी आइडियोलॉजी में, कभी सिद्धांतों में, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। ये कहां का तरीका है भैया? हमारे ऑब्जर्वर्स आते चले आते, वेणुगोपाल से बराबर शिकायत। ये बड़ा डेंजर काम हो रहा। आज यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के बच्चे लड़ रहे, सुबह उठेगी आरएसएस के, बीजेपी के खिलाफ काम करते, लड़ते। मगर आज तुम आरएसएस बीजेपी से तुम समझौता का, जो नाथुराम गोडसे महात्मा गांधी का जान लिया, उसका पार्टी से समझौता करते, आरएसएस बीजेपी से करते। ये कब तक चलेगा? ये बराबर कांग्रेस के नाते में राजशेखर के जमाने में भी लड़ा, प्रिंसिपल के खिलाफ जो काम करते, पार्टी के खिलाफ करते, बराबर हम पूछने का हक है। बोल तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि ने कहा है कि जमहूरियत के गद्दारों को कांग्रेस पार्टी और उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ बोलने का हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में शराब, रकम और इख्तिदार का गलत इस्तेमाल हुआ है। टीआरएस पार्टी के ज़्यादातर उम्मीदवार रियल स्टेट का कारोबार करते हैं। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली कांग्रेस पार्टी को भी 500 से ज़्यादा वार्ड्स पर कामयाबी हासिल हुई है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लोकसभा लीडर मिथुन रेड्डी ने कहा है कि वो मरकजी हुकूमत के मुतारिफ कराए गए मुतनाज़िया एनआरसी और एनपीआर क़वानीन के मुखालिफ हैं। उनका मानना है कि क़वानीन से मुल्क में अक़लियतों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि एनपीआर में जो मालूमात पूछी जा रही हैं वो माजी से मुख्तलिफ हैं और इन तमाम मामलात को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाया जाना चाहिए। मिथुन रेड्डी ने पार्लियामेंट के बजट इजलास के पेश नज़र पार्लियामेंट लाइब्रेरी की इमारत में जुमेरात के रोज़ मुनक़िदा कुल जमाती इजलास में शिरकत की। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी एनआरसी और एनपीआर की मुखालिफ है और कुल जमाती इजलास में भी पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़े किया गया। इस इजलास में वाईएसआर कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर विजय साई रेड्डी भी मौजूद थे। वाज़े रहे कि चंद दिन कबल आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत ने एनपीआर को अप्रैल से सितंबर के दौरान 45 दिनों तक अंजाम देने का ऐलान करते हुए सरकारी अहकाम जारी किए थे और आज ये पार्टी दिल्ली में कुल जमाती इजलास में एनपीआर की मुखालिफत कर रही है। బిల్లు ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత రాష్ట్రంలో మైనారిటీ సోదరులు అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా మైనారిటీ సోదరుల్లో అనిశ్చితి నెలకొంది. కాబట్టి ఎన్పీఆర్ గాని ఎన్ఆర్సీ గాని తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకిస్తామని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేయడం జరిగింది. దానిపైన చర్చ కూడా కావాలని చెప్పి ఈ రోజు ఈ అనిశ్చితి ఎందుకు నెలకొంది, ఇది ఎలా తొలగించాలి, దీనిపైన చర్చ కూడా ఈ రోజు మేము పట్టుబట్టడం జరిగింది. ఇదే విషయాన్ని కూడా మేము పార్లమెంటరీ అఫైర్ మినిస్టర్ గారు కూడా చెప్పి దీనిపైన చర్చకు మాకు అవకాశం ఇవ్వాలి. మైనార్టీ సోదరుల్లో నెలకొన్న అభద్రతా భావాన్ని మనం తొలగించాలి, వాటికి ఏ విధంగా మనము చేయాలి అని చెప్పి ఈ రోజు కూడా అడగడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా వైఎస్ఆర్సీపీ పట్టుబట్టి ఏ అవకాశం వచ్చినా కూడా మైనార్టీ సోదరులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా వాళ్ళ తరఫున మేము చర్చించి దాని ఎన్ఆర్సీ కానీ లేకపోతే ఎన్పీఆర్ కానీ ఖచ్చితంగా మేము అపోజ్ చేస్తామని చెప్పి కూడా మేము తెలియజేస్తాం. तेलंगाना के रच्चाकोंडा कमिश्नरेट के स्टाफ ने एक जख्मी की जान बचाई जो चाशुम्बे की शब नाचाराम इलाके में पेश आए सड़क हादसे में जख्मी हो गया था। पुलिस के जराये के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार की गाड़ी फिसल गई थी जिसके नतीजे में वो सड़क पर गिर गया। इस हादसे में उसके चेहरे और जिस्म के दीगर मकामात पर जख्म आए। इस हादसे के फौरी बाद सड़क से गुजरने वाली मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस को इस हादसे की इत्तला दी। इस इत्तला के साथ ही नाचाराम पेट्रोल मोबाइल नंबर 1 से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन पुलिस वहां पहुंचे जिनका ताल्लुक़ नाचाराम पुलिस स्टेशन से है। इन स्टाफ अरकान ने जख्मी की इब्तदाई तिब्बी इमदाद की जिसकी तरबियत ऐसे स्टाफ अरकान को दी जाती है। बाद अज़ां इसको बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस तलब करते हुए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस जख्मी की हालत मुस्तहकम बताई जाती है।
ఇగో అన్న ఫోన్ ఆయనదే तेलंगाना के खम्मम जिले के मिर्च यार्ड में कशीदगी देखी गई क्योंकि मिर्च की अकल तरीन बोली की रकम आज 13,000 रुपये मुकर्रर की गई। बोली की रकम गुज़िश्ता 2 दिनों से 17,000 रुपये फ़ी क्विंटल मुकर्रर की गई थी, ताहम इसमें 5,000 रुपये की कमी कर दी गई। इस रकम में कमी करने पर किसानों ने बरहमी जाहिर की, जिन्होंने मार्केट की गेट्स बंद कर दिए और आज मिर्च ना फरोख्त करने का फैसला किया। मार्केट कमेटी के चेयरमैन वेंकट रमना ने इन किसानों के जज्बात को सर्द करने की कोशिश की, ताहम किसानों ने उनका घेराव किया और उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुनासिब मुआवजा देने का मुतालबा किया। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने किसानों को मुंतशिर कर दिया और वेंकट रमना को उनके दफ्तर भेज दिया। बाद अज़ां रमना ने किसानों से बात की और फी क्विंटल रकम 15,000 रुपये मुकर्रर की गई। तेलंगाना के ज़िले सूर्यापेट में फिर एक मरतबा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चंद दिन पहले भी ज़िले के चिंतला पालम मंडल में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए थे। 26 जनवरी और 27 जनवरी को इस इलाके में ज़लज़ले के हल्के झटके महसूस किए गए थे, ताहम कल शब भी ये हल्के झटके महसूस किए गए। उनकी शिद्दत रिचर स्केल पर 2.2 दर्ज की गई है। तहसीलदार कमलाकर ने यह बात बताई। इन झटकों के नतीजे में किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है। अलबत्ता लोग अपने रिश्तेदारों की खैरियत मालूम करते हुए देखे गए। कुछ ही अरसे में बार बार इन झटकों से लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। तेलंगाना मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी ने मजीद 600 सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड्स की मंजूरी दे दी है। आज तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायण की सदारत में मीडिया एक्रेडिटेशन की रियासती कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें सहाफ़ियों के नए कार्ड्स की मंजूरी पर हामी भरी गई। अल्लम नारायण ने कहा कि तेलंगाना में 18,000 सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन कार्ड मंजूर किए गए हैं, जिनमें छोटे अखबारात और फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। राजधानी दिल्ली के जामिया नगर में जुमेरात को तुलबा के मार्च के कैंपस से बाहर निकलते ही एक बाहरी नौजवान ने भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें एक तालिबे इल्म जख्मी हो गया। प्रशांत नामी नौजवान ने पुलिस के सामने गोली चलाई, जो एक नौजवान के हाथ में लगी। इस वाक़े के बाद तुलबा मार्च रोककर सड़क पर बैठ गए। पुलिस कुछ दूर से शख्स को देखती रही, जो पिस्तौल लहराकर मार्च रोकने की धमकी दे रहा था। गोली चलने के बाद उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। इस वाक़े से कैंपस में कशीदगी बढ़ गई। गोली जिस तालिबे इल्म को लगी है उसका नाम शादाब है। वो जामिया मास कम्युनिकेशन का तालिबे इल्म है और उसे होली फैमिली अस्पताल में दाखिल कराया गया। कौन है? क्या नाम है? सर पिस्टल लिया, पिस्टल लिया, पिस्टल। सर शॉट्स लीजिए, शॉट्स। गोली किसको मारी है? गोली किसको मारी है? सर शॉट्स लो, शॉट्स। सर शॉट्स लो, शॉट्स। सर शॉट्स लो, शॉट्स। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने जामिया इलाके में गोली चलने के वाक़े पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए उनसे सवाल किया कि उन्हें बताना चाहिए कि वो तशद्दुद के साथ खड़े हैं या अदम तशद्दुद के साथ। जामिया मिलिया में जुमेरात को शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मार्च कर रहे तुलबा पर एक नामालूम नौजवान के गोली चलाने के वाक़े पर प्रियंका गांधी ने कहा कि यह वाक़या भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की इश्तियाल अंगेज़ तकरीरों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की राजधानी में जिस तरह की अफरा तफरी का माहौल पैदा हो रहा है, उसे देखते हुए मोदी को यह भी बताना चाहिए कि वो कैसी दिल्ली बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी के पेश नज़र मुल्क के माशी मसाइल पर वसी पैमाने पर गौर व खौज़ की ज़रूरत पर जोर देते हुए जुमेरात को कहा कि हुकूमत पार्लियामेंट के बजट सेशन में तमाम मसाइल पर बहस के लिए तैयार है। मोदी ने बजट सेशन से पहले कुल जमाती इजलास में कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी तमाम अराकीन पार्लियामेंट की है और बजट सेशन के दौरान हुकूमत तमाम इशूज़ पर बहस के लिए तैयार है। पार्लियामेंट का बजट सेशन कल सदर जमहूरिया की तकरीर के साथ शुरू होगा और 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा।
वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें मौजूदा आलमी मंजरनामे को हिंदुस्तान के हक़ में करने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। इस बजट सेशन में और नए साल के आगाज़ में अगर हम मुल्क की मईशत को मुनासिब सिमत दे सके तो ये मुल्क के हक़ में होगा। इजलास के बाद पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने सहाफ़ियों से कहा कि वज़ीर आज़म ने माशी मसाइल पर तफसील से बहस करने और मौजूदा आलमी माशी मंजरनामे में हिंदुस्तान के मफादात पर गौर व खौस किए जाने की बात कही है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।